महात्मा गांधी भी सदमे में आ गए। महात्मा गांधी को लगा कि यार हम नॉर्मल आंदोलन कर रहे थे और इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। फिर महात्मा गांधी को एक चीज़ सबक समझ में आया कि यार ये क्षेत्रीय आंदोलन से कुछ नहीं होगा, जो हम लोग केवल एरिया में रीजन में छोटे छोटे रीजन में आंदोलन कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा। हमें एक पूरा फुल इंडिया का जो है आंदोलन करना होगा। हमें पूरे इंडिया को एक साथ मिला के क्या करना पड़ेगा, एक आंदोलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं, तो महात्मा गांधी चाहते थे कि ऐसा आंदोलन हो जो कि वर्ल्ड पूरे इंडिया लेवल पे हो। तो उन्होंने कहा कि इंडिया लेवल पे आंदोलन तभी होगा जब सबसे पहले हमें हिंदू और मुस्लिम को मिलाना पड़ेगा। तो समय हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग चीज़ों के लिए लड़े थे। हिंदू स्वराज के लिए लड़ रहे थे और मुसलमान अपने खलीफा के लिए लड़ रहे थे। खलीफा के लिए इसलिए लड़ रहे थे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इंग्लैंड के लोग जीत गए थे। तो उस समय टर्की पे इस्लाम धर्म के आखिरी खलीफा थे। आखिरी खलीफा मतलब कि, और ये लोग जो है इंडिया के मुसलमान, ये सारे मुसलमान खलीफाओं की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो आखिरी खलीफा थे टर्की के। तो जब इंग्लैंड जीत गया टर्की पे, तो टर्की से क्या किया, खलीफा पद को ही हटा दिया। कहा अब यहाँ पे प्रधानमंत्री होगा, खलीफा का कोई भी पद नहीं रहेगा। तो मतलब ब्रिटेन ने खलीफा पद को ही हटा दिया। तो ऐसे ही लोग भड़क गए थे मुस्लिम लोग की, क्या है हमारे ये खलीफा जिनको हम इतनी इज्जत देते हैं वो पद ही हटा दिए। तो मुसलमान भड़के थे ब्रिटिश से, अपना अलग लड़ रहे थे। हिंदू भड़के थे ब्रिटिश से, वो स्वराज के लिए लड़ रहे थे। तो महात्मा गांधी ने सोचा यार देखा जाए तो दोनों का मोटिव तो सेम है, रास्ते अलग हैं मोटिव सेम है, रास्ते अलग हैं दोनों का मोटिव तो सेम है। तो क्या किया गया कि चलो दोनों को क्या करते हैं, दोनों को मिला लिया जाए। तो 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया और इसमें मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे, ये दोनों लोगों को बुलाया गया और बाकी भी छोटे मोटे मुस्लिम नेताओं को बुला के एक क्या किया गया, एक संगठन तैयार किया गया और एक मीटिंग की गई कि आप भी हमारे साथ, मतलब आप भी हिंदू के साथ जुड़िए और हिंदू मुस्लिम मिलके इस ब्रिटिश के लोगों को अपने भारत से हटाते हैं तो आपके खलीफा का भी बदला हो जाएगा और हिंदू को जो स्वराज चाहिए उसका भी मांग पूरा हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, कहा कि अगर वर्ल्ड लेवल पे करना है, सॉरी इंडिया लेवल पे अगर हमें करना है आंदोलन तो हमें हिंदू मुस्लिम को जोड़ना पड़ेगा, और वही किया इन्होंने, हिंदू और मुस्लिम को जोड़ा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, असहयोग आंदोलन क्यों, मतलब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो असहयोग आंदोलन क्या था, देखो तुम महात्मा गांधी ने सबसे पहले ये चीज क्लियर किया कि जो ब्रिटेन के लोग थे ये हम भारतवासियों की वजह से ही ब्रिटेन में आए। जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति आपके घर में आपकी इजाज़त से ही आएगा, फिर आप उसको सर पे चढ़ाओगे तो वो आज आया, कल एक लोग और लेके आएगा, फिर एक लोग और लेके आएगा, ऐसे आते 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 एक टाइम आ जाएगा कि उसके मेंबर ज़्यादा हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे तो तुरंत आपको धक्के मार के भगा के उस घर पे खुद राज कर लेगा। तो वही सेम चीज़ हुआ था। तो इन्होंने कहा, महात्मा ने कहा कि हमारे सहयोग से ये ब्रिटिश यहाँ आए, हमारे सहयोग से आज ब्रिटिश इतना शक्तिशाली हो गया, तो हमारे असहयोग से ही ब्रिटिश जाएंगे और हमारे असहयोग से ही ये ब्रिटिश कमज़ोर होंगे। जो कि सही भी था, हमारे वजह से ही, हम इंडियंस के वजह से ही तो आए ना ब्रिटिश। हम लोग उनको न्योता देते थे, आइए आप ये देखिए वो देखिए। सबसे पहले सेंट थॉमस आए केरल में, और केरल में एक चर्च का निर्माण किया। तो सबसे पहले सेंट थॉमस आए तो हम लोग को लगा कि ठीक है कोई बाहर से आ रहा है व्यक्ति, तो ठीक है आया, फिर वो अपने एक चर्च बनाया तो भी लोगों को लगा ठीक है अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि भारत की ऐसी संस्कृति है, ऐसी सभ्यता की वसुदेव कुटुंबकम, की हम पूरी दुनिया को अपना घर मानते, कोई भी आ सकता है। 1959 की बात करें तो चाइना ने तिब्बत पे हमला किया तो वहाँ के लोगों को भगाया। तो वहाँ पे बौद्ध धर्म के, जैसे मुस्लिमों में सबसे बड़े खलीफा को कहा जाता था, उसी तरह बौद्ध धर्म के सबसे बड़े होते हैं दलाई लामा। तो उन्होंने तिब्बत में दलाई लामा को भगा दिया कि आप यहाँ से निकलिए। तो दलाई लामा अफगानिस्तान गए, वहाँ पे उनको शरण नहीं मिला। पाकिस्तान गए, पाकिस्तान वाले उनको पनाह नहीं दिए। पाकिस्तान वाले कह रहे चाइना से तुम आए हो, चाइना भगाया, चाइना मेरा बाप है। तो चाइना जब भगाया तो तुम मेरे यहाँ कैसे पनाह पालोगे। तो फिर वो आगे भारत में, तो भारत में हिमाचल प्रदेश में उनके लिए एक अलग जगह बसाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं धर्मशाला, और वहाँ पे आज भी दलाई लामा रहते हैं और बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा वहाँ पे मठ बनाया गया। वहाँ बौद्ध धर्म के लोग जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं। तो ये हमारे भारत की संस्कृति है, वसुदेव कुटुंबकम। भाई कोई भी हो आ जाओ। जो ये पारसी लोग हैं ये भी ईरान के साइड में थे। ईरान में जब सिया सुन्नी का बवाल हुआ तो सिया लोग वहाँ पे भरते गए ईरान में, तो पारसियों को मार के भगा दिया। पारसी सोचे कहाँ जाए, अफगानिस्तान वाले ले नहीं रहे, पाकिस्तान वाले ले नहीं रहे, इराक में अलग लड़ाई चल रहा है, तो आगे भारत में, भारत ने कहा कि ठीक है आ जाओ तुम हमारे में मिल जाओ। वसुदेव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी, जिस भी देश में धर्म के लिए अगर कोई आवाज़ उठाए, जिस भी देश में अगर किसी धर्म को खतरा हुआ है तो वो धर्म अगर कहीं पनाह लिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत में। क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी, हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता ही ऐसी है कि हम सबको जो है हाथ फैला के स्वागत करते हैं। अरे हम नाग को दूध पिलाते हैं, हम
भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है, पूरी दुनिया में ऐसी सभ्यता कहीं नहीं है कि हम नाग को दूध पिलाते हैं। और भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति और सनातन सभ्यता भारत की नहीं, विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां जब हम अपने भगवान की पूजा करने के बाद, अपने खुदा की इबादत करने के बाद जब जयकारा लगाते हैं ना, तो उसमें बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। और ये किसी भी धर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगा, सनातन धर्म के अलावा किसी भी धर्म में आप देखिए, आप अपनी खुदा की इबादत करिए, खुदा की पूजा करिए, दैट्स इट। लेकिन हमारा धर्म एक ऐसा धर्म है, हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पे आप खुदा की इबादत करिए, भगवान की पूजा करने के बाद आप जयकारा लगाएंगे तो उसमें केवल अपने धर्म, अपने समुदाय, अपने पंथ के लोगों का नहीं, बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, कि सबका कल्याण हो, क्योंकि सब हमारे भाई ही बहन है। वो अलग चीज़ है कि कुछ लोग गलत कर रहे हैं, कुछ लोग सही कर रहे हैं, लेकिन सब हमारे क्या है, भाई बहन ही है। तो ये है वसुदेव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी, ये हमारे भारत की आइडियोलॉजी। और यही वजह था कि ब्रिटिश आज भारत में आए, यही वजह था, यही चीज़ किसने बताई, यही चीज़ बताया महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये चीज़ें लिखा था कि हमारे सहयोग से ही ब्रिटेन के लोग भारत में आए हैं, तो हमारे असहयोग से ही ये ब्रिटेन के लोग भारत से बाहर भी जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा है वो बताए। सबको समझ में आ रहा है ना? महात्मा गांधी ट्रू हीरो, यस ट्रू हीरो तो थे। बहुत से लोग अभी भी देखिए, बहुत से लोग हैं जो महात्मा गांधी जी को गलत मानते हैं, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। अरे भाई, नाथूराम गोडसे ने क्या किया है? पलक, आयुष, चलिए ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। देखिए अब ये नाथूराम, देखिए सब लिख रहे हैं कि महात्मा गांधी जिंदाबाद। देखिए आप किसी को जिंदाबाद मुर्दाबाद मत लिखिए, वो आपके अपनी थॉट है। लेकिन नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी में जो लोग कंपैरिजन करते हैं, यार कंपैरिजन कर रहे हो, जमीन और आसमान का कंपैरिजन कभी नहीं होता है। जमीन थे नाथूराम गोडसे, आसमान थे महात्मा गांधी। नाथूराम गोडसे को वहां तक पहुंचने में कई साल, सात होता है ना कि 7 जन्म नहीं 70 जन्म लगा लेंगे तब भी वो महात्मा गांधी जैसे नहीं बन पाएंगे। नाथूराम गोडसे, जिसको लोग आज बड़े ही शान शौकत से एकदम सीना तान के बोलते हैं कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, इसीलिए वही लोग बोलते हैं जो इतिहास नहीं पढ़े, वही लोग बोलते हैं जो थोड़ा बहुत नॉलेज लेके बोलते हैं ना कि आधी गगरी छलकती रहती, वही है, आधा ज्ञान छलकता रहता है। तो इस पे क्या है, ये नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी का विवाद क्या है, इस पे हम जल्दी एक नेक्स्ट मतलब एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो उसमें बता देंगे। अभी बना देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, चैप्टर आगे भी पढ़ना है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हमारे सहयोग से ही ये भारत में आए थे, तो अब हमारे असहयोग से ही क्या करेंगे, भारत में जाएंगे। तो सबसे पहले बोला गया कि लोगों को बोला गया, महात्मा गांधी ने सबसे पहले लोगों को बोला कि जो आपको सरकार ने पदवी दी है उसको लौटा दीजिए। तो सरकार को लगेगा कि यार ये मेरी पदवी को क्यों लौटा है। साथ ही साथ जो सरकार की नौकरियां हैं उसको आप छोड़ दीजिए, जैसे कि जो सेना में है भारतीय लोग वो सेना छोड़ दे, जो पुलिस में पुलिस छोड़ दे, जो वकील अदालतों में है वो वकील छोड़ दें, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो छोड़ दे, जो विदेशी वस्तुओं का हम लोग इस्तेमाल करें उसको पूरी तरह बहिष्कार किया जाए। तो मतलब फुल मूड में थे कि इनका असहयोग किया जाए, मतलब कि असहयोग इन द सेंस कि अब जैसे कि ब्रिटिश लोग हैं भारत में, थे उस समय भारत में, सॉरी है नहीं, थे उस समय भारत में, स्कूल बनाए, वो स्कूल क्यों चल रहा है, क्योंकि हम भारतीय लोग ही पढ़ रहे थे ना। तो ये भारतीय लोग पढ़ेंगे नहीं तो उनको पैसा ही नहीं आएगा, जब पैसा ही नहीं आएगा तो स्कूल चलेगा क्या, नहीं चलेगा। जो इस वो हॉस्पिटल बनाए थे उसमें कौन जा रहा था, भारतीय लोग जा रहे थे, अगर भारतीय लोग नहीं जाएँ तो क्या हॉस्पिटल चलेगा क्या, नहीं चलेगा। जो पुलिस में लोग थे जो उनकी सिक्योरिटी देख रहे थे, ब्रिटिश की सिक्योरिटी पुलिस कौन कर रहा था, तो ब्रिटिश की सिक्योरिटी सोचिए भारतीय पुलिस कर रही थी, और वही ब्रिटिश जो भारतीयों पे जुल्म कर रहे थे, लेकिन उन्हीं के कुछ नौजवान उनकी सुरक्षा कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने इनका भी बोला, इन लोगों को भी समझाया कि अब तुम्हारे माँ बाप पे ये जुल्म कर रहे हैं और तुम उन्हीं के सिक्योरिटी में दिन रात ठंडी होगी गर्मी लेके खड़े हो बंदूक। तो उन लोगों को भी समझाया कि आप लोगों को ये सब चीज़ें क्या कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने क्या किए, पद यात्रा कर दिए पूरे देश भर में। लेकिन कांग्रेस इसके सपोर्ट में नहीं थी, असहयोग आंदोलन के सपोर्ट में कांग्रेस नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी क्योंकि कांग्रेस ना 1920 में काउंसिल इलेक्शन का चुनाव होने वाला था। तो कांग्रेस सोची यार कि ऐसे बहिष्कार करने से अच्छा है कि हम काउंसिल इलेक्शन का चुनाव लड़े, लोग हमें वोट दें, हम काउंसिल इलेक्शन जीते, तो हम जीत जाएंगे तो हम सिस्टम में चले जाएंगे, तो सिस्टम के अंदर रह के हम सिस्टम को ज़्यादा बेहतर तरीके से सुधार सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सिस्टम के बाहर रह के। अगर हम सिस्टम में रहेंगे तो कोई भी ब्रिटिश लोग कोई भी और ऑर्डिनेंस पास करेंगे, कोई भी ऐसी गलत पॉलिसीज पास करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे, उसको रोक देंगे। और वही हम लोग बहिष्कार करेंगे तो कब तक बहिष्कार करेंगे,
थोड़ा यहाँ पे कांग्रेस दूरदर्शी सोची, जो कि थोड़ा सही भी सोची। वो क्यों सही सोची आगे हम बताएंगे, क्यों असहयोग आंदोलन फेल हुआ। तो कांग्रेस नहीं इसमें मिलना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी का बहुत दबाव आ रहा था। महात्मा गांधी बार बार समझा रहे थे, नहीं अगर हम लोग इनको सहयोग नहीं करेंगे, इनकी चीज़ों को बहिष्कार करेंगे, इनको इग्नोर कर देंगे, तो ये क्या करेंगे, हमें आज़ादी दे देंगे। तो आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने भी नागपुर अधिवेशन में कह दिया, ठीक है महात्मा गांधी जी, अब आप जो बोल रहे हैं, आप जो है कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे, तो चलिए ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, हम कांग्रेस वासी भी आते हैं किसमें, असहयोग आंदोलन में। अब देखिए असहयोग आंदोलन, द मूवमेंट इन टाउन। अब असहयोग आंदोलन दो जगह चल रहा था, शहरों में, ग्रामीण इलाकों में। तो पहले पढ़ते हैं शहरों में आंदोलन, द मूवमेंट इन टाउन। इसमें ज़्यादातर जो मिडिल क्लास के लोग थे वो ज़्यादा जो है पार्टिसिपेट किए थे, ज़्यादा एक्टिव थे। इसमें क्या हुआ था कि हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफा सौंप दिया, वकीलों ने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया, मतलब जितनी भी सरकारी चीज़ें थी सब छोड़ दिए। साथ ही साथ इन्होंने विदेशी सामानों का बहिष्कार करने लगे और विदेशी कपड़ों को जलाने लगे। 1921 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया, मतलब लोग विदेशी कपड़े पहन ही नहीं रहे थे। जो लोग खरीद चुके थे वो तुरंत जला दे रहे थे। तो जब कोई यूज़ ही नहीं करेगा तो बाहर से हम एक्सपोर्ट क्यों करेंगे। अगर बाहर से कोई ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है जिसका भारत में यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो क्या भारत की गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को मंगवाएगी, नहीं मंगवाएगी। तो वही सेम चीज़ था, लोग बहिष्कार कर दिए कि हमें अंग्रेजों का सामान नहीं चाहिए, हम पूरी तरह स्वदेशी चीज़ें अपनाएंगे, हम सूती के वस्त्र पहनेंगे, जो सूती के धागों से बनते हैं वस्त्र वो पहनेंगे, हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे। तो मतलब 1921-22 में ये जो आंदोलन था एकदम चरण पे हो गया था, एकदम पीक पे चला गया था और लोगों को लग गया था कि बस अब हमें आज़ादी मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट भी, ब्रिटिश की गवर्नमेंट भी थोड़ी चालाक थी, वो भी कही कि चलो ठीक है, देखते हैं ये लोग कब तक करते हैं। अब कुछ महीने हुए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो इसमें प्रॉब्लम ये होने लगी कि जो पहली जो दिक्कत आई, असहयोग आंदोलन धीरे धीरे शहरों में अब डिक्लाइन की ओर जा रहा था। असहयोग आंदोलन धीरे धीरे डिक्लाइन स्लोप की तरफ जाता, नीचे गिरा था। इसका पहला कारण था कि जो सूती वस्त्र थे वो हैंडमेड थे, वो हाथों से बनते थे, तो सूती वस्त्र को बनाने में टाइम भी ज़्यादा लग रहा था। और सेकंड चीज़ था, जब कोई चीज़ आप हाथों से बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उसकी प्राइस क्या होगी, हाई होगी, उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो जो गरीब लोग थे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो चीज़ों को। और वही जो ब्रिटिश के कपड़े आते थे वो मशीनों से बन के आते थे, वो मशीनों से छप के आते थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिल जाते थे, तो हर एक गरीब पहन लेता था। तो पहला ये कारण था कि लोग असहयोग आंदोलन से जाने लगे, क्योंकि वो लोग सूती वस्त्र को नहीं अपना पा रहे थे, क्योंकि कॉस्ट उसकी हाई थी, और सेकंड चीज हैंडमेड था, तो बहुत ही स्लो उसका काम चलता था। सेकंड चीज़ था कि जो स्टूडेंट थे, जो विद्यार्थी थे, तो वो गवर्नमेंट स्कूल तो छोड़ दिए ब्रिटिश का, लेकिन उसके बाद उनके क्षेत्र में कोई दूसरा इंस्टीट्यूट था ही नहीं भारत का। भारत के बहुत, जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो गया, नालंदा तो मान लीजिए जला दिया गया था बख्तियार खिलजी द्वारा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी थे, बट अगर आप क्षेत्रीय लेवल पे देखो तो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट रीजनल लेवल पे नहीं था। तो लोगों को ये भी लग गया कि अगर हम स्टूडेंट पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको आगे कैसे समझ में आएगा स्वराज का मतलब, उनको आगे कैसे समझ में आएगा आज़ादी, उनको कैसे आगे समझ में आएगा फ्रीडम क्या होता है। तो धीरे धीरे फिर स्कूल में बच्चे वापस से जाने लगे, क्योंकि भाई कैसे चलेगा। तीसरा था जो वकील लोग छोड़ दिए थे अदालत, तो अब वकीलों कितने दिन कोई नहीं देखे। आप अपने जॉब को बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए किसी चीज़ से, तो आप अपने जॉब पे 1 महीना तक स्ट्राइक कर दिए, 2 महीना स्ट्राइक कर दिए, तो क्या जो उस कंपनी का ओनर है उसको कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी यार। वो इतना पैसा रख दिया है कि आप 2 से 4 साल भी जॉब पे नहीं आएंगे ना तो वो आराम से खा लेगा, लेकिन आप 2 महीने बाद भी आपके घर में पैसों की तंगी होने लगी है, आपके बच्चे भी भूखे सोने लगेंगे, आपकी जो बच्चे हैं, पत्नी है, वो उन सबको भी क्या चाहिए, खाना चाहिए, पैसे चाहिए। तो वकीलों को भी लग गया है कि यार ये आंदोलन थोड़ा ठीक नहीं जा रहा है, यह आंदोलन ठीक नहीं जा रहा, अब हमें क्या करना, वापस से अदालतों में जाना चाहिए। वकील लोग भी वापस से अदालत में ज्वाइन होने लगे। तो शहर में क्या था, ये जो आंदोलन था ये स्टार्टिंग में 21-22 में 1921-22 में पीक पे तो चढ़ा, बट कुछ मजबूरी के कारण फिर से ये क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, फिर से क्या होने लगा, डिक्लाइन लगा। सर आज़ादी क्या, सर आज़ादी के लिए वो लोग भूखे भी तो रह सकते थे। देखिए आप ये अपने भावनाओं से बोल रहे हो, आप फील से बोल रहे हो कि आज़ादी के लिए, कौन बोल रहे हैं ये, रोहित। तो रोहित ये आप फील से बोल रहे हो कि अपने आज़ादी के लिए लोग मर भी सकते थे, बट प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली आप कर सकते हो ऐसा, कितने यहाँ पे आंदोलन होते हैं, कितने सारे प्रोटेस्ट होते हैं, क्या आप उसमें भूखे मर जाते हो, नहीं मरते हैं। प्रैक्टिकली चीज़ सोचो ना, उस समय लोग कैसे, ठीक है मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अकेला हो तो मर जाएगा, अगर वो व्यक्ति के पीछे उसके परिवार है, उसके बच्चे हैं, तो वो कैसे मरेगा, नहीं मर पाएगा। प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचो। क्या होने लगा, तो शहर में पूरी तरह ये असहयोग आंदोलन ठंडा पड़ गया, थप पड़ गया, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसका विद्रोह धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, क्योंकि ग्रामीण लोगों को क्या था, बस कृषि है, एग्रीकल्चर है, अपना खाना पीना खा रहे हैं, उसके बाद
तुरंत खाना वाना खा के आ जा रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं, अरे कहाँ आंदोलन हो रहा है, चलो हम लोग खड़े हैं। तो शहर के लोगों क्या थे, वो फुल्ली डिपेंड थे इंडस्ट्री पे, फुल्ली डिपेंड थे वकील अदालतों पे। अब गांव के लोगों का क्या था, वो डिपेंड थे एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर उनका खुद का भाई अपना कर रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, दे रहे हैं, वो ब्रिटिश को दे ही नहीं रहे। तो वो लोग बहुत ज़्यादा ही जोशों के साथ असहयोग आंदोलन में जुड़े हुए थे। और यहाँ पे संघर्ष भी बहुत हुए, मतलब यहाँ पे एक फार्मर थे, एक आदिवासी, तो ये दोनों का ग्रुप बन गया था। फार्मर का ग्रुप इसलिए बन गया था क्योंकि उनको उनके हिसाब से खेती नहीं करने दी जाती थी, और आदिवासी लोग थे वो मेनली ज़्यादातर डिपेंड थे फॉरेस्ट पे, और फॉरेस्ट में जाने ही बैन कर दिया था। हम क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ाए थे फॉरेस्ट करके था, तो उसमें हम बताए थे कि जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश की, वो क्या की थी कि फॉरेस्ट में लोगों को जाने से मना कर दी थी, ताकि फॉरेस्ट को बचाया जा सके, वरना लोग अंधाधुंध लकड़ियाँ काटते थे। तो लेकिन आदिवासी लोग किस पे डिपेंड थे, तो फॉरेस्ट सोसाइटी पे डिपेंड थे, उसको फॉरेस्ट सोसाइटी बोला जाता था ना। तो जो आदिवासी लोग थे वो किस पे डिपेंड थे, तो पूरी तरह फॉरेस्ट पे डिपेंड थे, मवेशी चलाते थे, चराते थे, अपना लकड़ी लेते थे, तो हर काम उनका फॉरेस्ट पे 80 से 90% वो टोटली डिपेंड थे। तो अब उनको बैन कर दिया गया कि आप फॉरेस्ट में नहीं जाओगे, फॉरेस्ट में जो भी दिखा कि जा रहे हैं तो उनको क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो वहाँ पे इसलिए ग्रामीण में थोड़ा आक्रोश ज़्यादा था, ग्रामीण में क्या था, आक्रोश ज़्यादा हो गया था। तो ये लोग जमींदारों के किसान थे, जैसे जमींदारों के खिलाफ प्रोटेस्ट निकालने लगे। उसके बाद क्या हुआ था कि एक रामचंद्र थे, अवध में एक सन्यासी बाबा थे। अब अवध की एक कहानी बताएं। अवध में एक सन्यासी बाबा थे रामचंद्र, जो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। तो रामचंद्र एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था नाई धोबी। तो ये नाई धोबी मूवमेंट क्या होता है, इसमें क्या होता था कि जो बेसिक चीज़ें थी, इसमें बोला गया किसानों से या जो छोटे तबके के लोगों को कि जो आप अंग्रेजों के बेसिक चीज़ें, जो बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हो ना, आप वो पूरी करना बंद कर दो। लाइक जैसे कोई बार्बर है तो वो अंग्रेजों के बाल काटना बंद कर दे, धोबी कपड़े धोना बंद कर दे, जूते वाला जूते पॉलिश करना बंद कर दे, सब्जी वाला सब्जी बेचने बंद कर दे। तो ऐसे आप लोग क्या करो, असहयोग करो, उनका सहयोग मत करो। क्योंकि देखो गांव में और क्या आप करेंगे, गांव में बच्चे उतना स्कूल जा नहीं रहे कि आप उनके स्कूल का बहिष्कार करेंगे। गांव में आप एडवोकेट लोग जितने भी हैं या जो भी अदालत है गांव में है नहीं, तो आप उसका बहिष्कार कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। आप विदेशी सामानों का बहिष्कार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें शहर से ही आ रही हैं गांव में। तो आप गांव में रह के किस चीज़ों का कर सकते हैं बहिष्कार, तो वही किसने बताया, तो अवध के सन्यासी थे बाबा रामचंद्र। उन्होंने समझाया कि छोटे मोटे चीज़ें, जैसे कोई अगर अंग्रेज आ रहा है, कर बाल काटो, कटमा ही है, तो आपका दिए नहीं, हम नहीं काटेंगे। धोबी के पास आ रहा है मेरे कपड़े धो, तो आप मना कर दिए। और भी बहुत ही सहजता के साथ, अहिंसा से, हिंसा करके नहीं कि पता चला चाकू मार दे और फिर कहें कि नहीं करना, अहिंसा के साथ आराम से उन लोगों को क्या कर दिया जाए, मना कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ था, जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध के गांव में आए ऐसे रैली करने, दौरा करने। तो उन्होंने गांव वालों से बातचीत की और उनके व्यथा को समझने का प्रयास किया। फिर अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किए। और ये अवध सभा, जो अवध किसान सभा गठित हुआ था अवध में, ये इतना प्रभावशाली था कि एक महीने के अंदर टोटल इसके 300 ब्रांचेस, 300 से ज़्यादा ब्रांचेस खुल गए थे इसके। और ये बहुत ही तेज़ी से गांव में ये चीज़ें फैल रही थी। 1921 में जब आंदोलन फैला तो व्यापारियों के मकानों पर लोग हमला करने लगे। अब यही देखिए गलती कहाँ हो गई, जब भी आप अहिंसा से हिंसा की तरफ बढ़ोगे, समझ लीजिए आपका पतन होने लगेगा। आप किसी को शांति से चुप रह के जवाब दे सकते हो, लेकिन आप किसी पे हिंसा करके जवाब दोगे तो समझ लीजिए वहीं से आपका पतन होना शुरू हो गया। और यही महात्मा गांधी ने भी साफ साफ मना किया था। तो 1921 में क्या किए लोग, व्यापारियों के मकान पर हमले करने लगे, बाजारों को लूटने लगे, अनाज के गोदामों पर कब्जा करने लगे। जो स्थानीय नेता थे, वो जो स्थानीय वहाँ के नेता थे, वो कह दिए कि महात्मा गांधी ने ऐसा बोला है करने को, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं, अनाज को लूट रहे हैं। तो मतलब महात्मा गांधी ने क्या बोला था, इसको यहाँ के लोग, अवध के लोग एक अलग सेंस में, एक अलग मोटिव लाके लोगों के अंदर एक गलत आइडियोलॉजी डाल दी है कि महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि अगर वो लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं, ब्रिटिश के लोग, अंग्रेज के लोग, तो आप क्या करिए, उनकी बाजारों को जो है तोड़ दीजिए, बाजारों से अनाज चुरा लीजिए, ज़मीनें कब्जा कर लीजिए। तो ये सब महात्मा गांधी बोले नहीं थे करने को, बट महात्मा गांधी के नाम पे एक नई आइडियोलॉजी को क्या कर दिया गया, फ्लो कर दिया गया। अब क्या था कि आदिवासी जो ट्राइब किसान थे, वो महात्मा गांधी के संदेश का कुछ और ही मतलब निकाल के लोगों के सामने फैला दिए थे। और आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ी में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैल गया। गोरिल्ला आंदोलन फैला क्योंकि वही अंग्रेज लोग वहाँ के जो ट्राइब थे उनको जंगल में जाने नहीं देते थे, रोक देते। तो उसी से गुस्सा होकर क्या हुआ, गोरिल्ला आंदोलन फैल गया।
और गोरिल्ला आंदोलन बहुत भयानक आंदोलन था। इसका नेतृत्व कर रहे थे अल्लरी सीताराम। इसका नेतृत्व कर रहे थे सीताराम। तो देखो सीताराम क्या कहते थे, तो सीताराम कहते थे कि मेरे पास एक सुपर नेचुरल पावर है, मैं किसी भी चीज़ का प्रिडिक्शन करता हूँ। तो सीताराम ने कहा कि आप ऐसे करके ये जो आप गोरिल्ला आंदोलन कर रहे हैं, आप इसी तरह से आंदोलन करिए, आपको आज़ादी मिलेगी। ऐसा कौन कहा, तो ऐसा कहा सीताराम ने। सीताराम को कहा जाता था इनके पास सुपर नेचुरल पावर है, ये प्रिडिक्शन अच्छा करते, ये गांधी जी के एकदम कट्टर भक्त थे। और ये जो गांधी जी बोलते थे वही करते थे, सिर्फ एक चीज़ के अलावा। गांधी जी बोलते थे शराब से दूर रहो, ये शराब से दूर रहते थे। गांधी जी कहते थे खादी पहनो, विदेशों की चीज़ों का बहिष्कार करो, ये विदेशी की चीज़ों का बहिष्कार करते थे। स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ, तो ये स्वदेशी चीज़ों को अपनाते थे। लेकिन गांधी जी कहते थे हिंसा से दूर रहो, अहिंसा के रास्ते पे चलो। लेकिन ये जो सीताराम जी थे, ये इसी के ठीक उल्टा थे। ये कहते थे कि आप प्यार से लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं, भारत में नहीं। प्यार से आप लोगों के दिलों में जगह बना देंगे, अपने देश में आपको जगह कभी नहीं मिलेगी। अगर आपको अपने देश में जगह चाहिए तो आपको हिंसा का रास्ता चुनना ही पड़ेगा। अगर आपको देश में जगह चाहिए तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। तो सीताराम के नेतृत्व में लोग और भी ज़्यादा विकराल रूप से मतलब हिंसा करने लगे, हिंसा पे आक्रमण हो गए। और विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गोरिल्ला युद्ध चलाते रहे। तो इसी में क्या हुआ 1924 में, अब क्या हो गया, ब्रिटिश लोग पागल हो गए। अब ब्रिटिश लोग पागल हो गए क्योंकि उनके बहुत लोगों को मार दिया गया वहाँ पे। तो ब्रिटिश के लोग पागल हो गए। अब वो कहें कि जहाँ मिले सीताराम उसको पकड़ लो। तब तक सीताराम वहाँ जा रहे थे सड़क पे, तुरंत ब्रिटिश के लोग के वो देखो देखो सीताराम जा रहा, तुरंत लोग गए दौड़ते सीताराम को पकड़ लिए और पकड़ते ही उसको ऑन स्पॉट वहीं पे फांसी दे दिए कि पहले ये जो नेतृत्व करा इसको मारना पड़ेगा, अगर ये नहीं मरेगा तो ये चीज़ें और ज़्यादा विकराल हो जाएंगी। तो सीताराम को 1924 में क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। अब था स्वराज इन प्लांटेशन, यानी बागानों में स्वराज कैसे था। तो देखो जो असम के बागानी मजदूर थे उनके लिए आज़ादी का मतलब ये नहीं था कि ब्रिटेन बाहर चला जाए या हमारा देश छोड़ दे। उनके लिए आज़ादी का सिर्फ ये मतलब था कि वे उन जो चार दीवारी बागान की चार दीवारी है उससे जब चाहे जा सकते हैं बाहर और जब चाहे अंदर आ सकते हैं। क्योंकि जो लोग वहाँ पे ब्रिटिश के अंडर में बागानी करते थे, प्लांटेशन करते थे, उनको 2-2, 3-3, 4-4 साल हो जाता था, अपने परिवारों से नहीं मिलने दिया जाता था। उनको उसी बागान के, उसी जो है खेत के बोल सकते हैं, या फिर उसी खेत के अंदर ही बॉर्डर में ही रहने दिया जाता था, वो बॉर्डर के बाहर नहीं जाया करते थे। तो उनके लिए आज़ादी, उनके लिए स्वराज यही था कि ब्रिटिश लोगों को ऐसा दबा दिया जाए ताकि हम लोग जब चाहें तब अपने घर जा सके और जब चाहें तब अपने घर आ सके। क्योंकि जो जाता था मतलब कि अगर वो कानून का विरोध करके गया तो फिर उसको क्या कर देते थे, तुम नौकरी से तुरंत निकाल देते थे। तो उनको पता चला कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया कि इनका सहयोग नहीं करना, तो यहाँ से ये लोग भी क्या कर लिए, फरार हो गए। यहाँ से ये लोग भी तुरंत निकले और कहें कि हम भी इनका सहयोग नहीं करेंगे, हम भी इनके साथ प्लांटेशन नहीं करेंगे, ब्रिटिश को छोड़ देते हैं, ये लोग अपना खुद करें, हम निकल जाते हैं। तो ये लोग भी जो बागानी लोग कर रहे थे, किसान, वो भी बाहर निकल गए। वो लोग भी क्या कर दिए, दीवार को छलांग मार के बाहर निकल गए। लेकिन ये लोग बेचारे पकड़ा गए, और पकड़ा गए तो कुछ लोगों को बेरहमी से मारा गया, कुछ लोगों की मौत हो गई, फिर कुछ लोगों को क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो मतलब बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रगल हुआ था अपने देश को आज़ाद कराने, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। कितने लोगों ने अपनी शहादत दी थी तो हम लोग सोच भी नहीं सकते।